पीसीओडी ये एक आम बीमारी इस समय हो गई है और विशेष रूप से नवज्योतियों में, किशोरियों में और महिलाओं में। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजॉर्डर, और इसमें इतने सारे संलक्षण होते हैं, इतने सारे अन्य रोग हो जाते हैं, जिसमें मोटापा है, माहवारी का सही नहीं आना है, कभी प्रोफ्यूज मेंसेज होता है, कभी स्कैंटी मेंसेज होता है, कभी एमनोरिया हो जाता है, कभी डिस्मेनोरिया हो जाता है, कभी। तो इसलिए ध्यान रखा करो, ये सारा हार्मोनल गड़बड़ी से होता है। एक चीज ध्यान रखो, हमारे शरीर में मुख्य रूप से, वैसे तो कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो पूरे हमारे सिस्टम को नियंत्रित, नियमित और नियोजित करते हैं। और इनसे जीवन पर्यंत कितना रस निकलता है? मात्र किसी से 4 चम्मच निकलता है मैक्सिमम। अब जैसे थायराइड वाले रोगी हैं, कितने थायराइड वाले रोगी हैं? थायराइड के रोगी हैं कितने रोगी हैं? जरा हाथ उठाना थायराइड वाले, अच्छी तरह ध्यान से सुनो। थायराइड आपके गले में है, और ये थायराइड वैसे समान रूप से दिखता नहीं है, लेकिन जब कांच के सामने खड़े हो जाओगे और अपने थूक को निकालकर गिटकोगे तो यहां पर बटरफ्लाई, तितली के आकार का एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसे थायराइड कहते हैं। और वहीं पर पैराथायराइड भी है। थायराइड से जीवन पर्यंत 3 हार्मोन निकलते हैं, जिसे मुख्य 2 हार्मोन ज्यादा हैं। एक बोलते हैं T3 और दूसरे को बोलते हैं T4। T3 बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। और इनमें गड़बड़ी होने से सारा शरीर का मेटाबॉलिज्म अस्त व्यस्त होने लग जाता है। और मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? तो ये भी समझ लो, क्योंकि नाम तो खूब सुना होगा मेटाबॉलिज्म का, लेकिन पता ही नहीं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। बस हर जगह जो जानता नहीं वो भी मेटाबॉलिज्म का प्रयोग करता है, नहीं जानता है वो भी करता है, जानता है वो भी करता है, लेकिन जानने वालों को भी पता नहीं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब सुन लो मेटाबॉलिज्म होता क्या है थोड़ा सरल भाषा में। जब आप भोजन करते हो तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये जो थायराइड की जो है ना, समझा करो T3 T4, तो ये मैं मेटाबॉलिज्म बता रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब खाना खाते हो तो उस भोजन का पाचन होता है, इंजेशन होता है। पहला शब्द बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में इंजेशन, यानी उसे हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन करने के बाद जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो उसके सार तत्व हैं शरीर उसे एब्जॉर्ब करता है, और सार तत्व जो शरीर के अंदर चला गया तो फिर उसका एसिमिलेशन होता है, यानी हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, वीर्य, तेज, इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और जो असार तत्व है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो मल के रूप में शरीर उसे विकार को निकाल बाहर करता है, मल के रूप में, पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में, तो उसमें कुछ इनकी एंड प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबोलाइट्स उसको बोलते हैं।
और फिर जो खाते हो वो शरीर का हिस्सा बनता है, उससे हमें शक्ति मिलती है। जैसे आप एक्सरसाइज किए हो 2.5-3 घंटे, तो शरीर में क्या हुआ है? टूट फूट हुआ है। शरीर के सेल्स काफ़ी टूटे हैं, फूटे हैं। और रिलैक्स होते हो तो क्या होता है? उनका रिपेयरिंग का काम होता है अच्छी तरह से, जिसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और इन सारी सम्मिलित क्रियाओं को इंजेशन प्लस डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन प्लस एलिमिनेशन प्लस कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इजकल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको किसको समझ में आ गया? तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ना, जब सही ढंग से काम हमारा करता है तो हम स्वस्थ होते हैं, हमारा शानदार ढंग से खून का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है, स्वास्थ्य हमारा उन्नत होता है। तो इसलिए जो है इस मेटाबॉलिज्म को सही रखने में हमारा ये जो थायराइड है ना, बहुत बहुत उपयोगी है। ये महान ग्रंथि है, और ये इसके अंदर क्या है? तो जेली लाइक कोलोइडल सेप्ड जेली लाइक जो है ना सेल्स हैं, और वो कैसे है? जेली स्पंजी, जैसे स्पंज में पानी रख देते हो सोख लेता है, हाथ डालते हो तो उस पानी लग जाता है, तो वैसे ही इसे स्पंज में जो ना रस निकलता रहता है, बहुत थोड़ा 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 थोड़ा, और ये रस निकलता है तो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, आपका वजन नहीं बढ़ने देता है, भूख अच्छी तरह से लगती है, आपके हार्ट अच्छी तरह काम करता है, हड्डियाँ अच्छी तरह काम करती है, शरीर का यानी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है बहुत अच्छे से रेगुलेट होता है। और जहाँ इस थायराइड में गड़बड़ी आई है, ये सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होने लगती है, आर्थराइटिस होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट की कार्य फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा मेटाबॉलिज्म को, चाहे कार्डियक मेटाबॉलिज्म हो चाहे कोई भी, पूरे सिस्टम के हमारे जो है ना अस्त व्यस्त कर देता है। तो इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसे ठीक करने के लिए श्रेष्ठ होता है आपके एक्सरसाइज। देखो, एक वैज्ञानिक ने पुस्तक लिखी है, रशियन वैज्ञानिक, डेस्टिनी ऑफ ग्लैंड्स, और उसने स्पष्ट लिखा है कि दुनिया में यदि कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित करने वाला प्रयोग है तो मात्र और मात्र और मात्र योग आसन है। तो थायराइड को ठीक रखना है तो थायराइड की एक्सरसाइज बराबर करते रहो, और थायराइड की एक्सरसाइज अच्छी तरह सीख लो। एक तो ब्रह्म मुद्रा जरूर किया करो। ब्रह्म मुद्रा में ध्यान रखो कि ठुड्डी जो है कंठकूप से लगेगी, ताकि थायराइड के ऊपर सीधे प्रभाव पड़ेगा। सांस निकालते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाना, इस प्रकार से। ये गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे नहीं। जब ठुड्डी ऐसे करते तो कहाँ लगता है? यहाँ लगता है, तो उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। कहाँ लगेगा? ठुड्डी कंठकूप से, और उसे जो है ना रोकने का प्रयास करो। सांस निकालते हो ठुड्डी कंठकूप से लगाओ और रोको। इसको क्या बोलते हैं? जालंधर बंद भी बोलते हैं। तो ये करो। फिर गर्दन को पीछे ले जाओ, और जितना पीछे ले जा सकते हो, ताकि यहाँ पर जो हमारा ग्लैंड्स है वो प्रभावित हो, और रोको।
तो ये कम से कम जिनको थायराइड प्रॉब्लम है 4-5 बार करो। दूसरा, इसी प्रकार से गर्दन की दूसरी क्रिया, इसका नाम ही है ब्रह्म मुद्रा, यानी ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 क्रियाएं हैं। तो खूब पीछे की ओर ले जा करके खींचना है, सांस निकालते हुए। सांस लेते हुए सीधे आओ, फिर सांस निकालते हुए खींचो, फिर सांस लेते हुए पीछे आओ, सांस निकालते हुए खींचो। फिर उसी प्रकार से गर्दन को एक तो ट्विस्ट करते हुए मोड़ना है गर्दन को, और एक सीधे मोड़ना है, डायरेक्ट मोड़ना है ऐसे। और चौथी क्रिया, गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। लेकिन इसमें भी ध्यान रखो, गलत नहीं करना। ये ठुड्डी को कंठकूप से लगा करके, आपने देखा होगा ना दक्षिण भारत में वो क्या नाम, वो डोसा के इडली के जो मसाला पीसते हैं तो उस पर एक लगा रहता है और ऐसे ऐसे घूमता रहता है। देखा है क्या आप लोगों ने? तो ऐसे ही समझ लो कि वो आपका गर्दन जो है ना उसका मुसल है और वो घूम रहा है। ये सीधे यहां आएगा। ये भी 3-3 बार कर लो, और 3 बार कम से कम करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पूरा विश्व त्रिगुणात्मक है, समर्पित कर दो। ब्रह्मा विष्णु महेश, वात पीत कफ, सत्व रज तम, पृथ्वी आकाश पताल। तो इसे ध्यान रखा करो, तो इससे आपको कई लाभ मिलेगा। तो ये जो है आपके एक्सरसाइज। इसी प्रकार से उष्ट्रासन, और उष्ट्रासन में कुछ देर रोकने का प्रयास करो। जैसे मैं 5 मिनट उष्ट्रासन करता हूं, इसलिए मैं यहां अपना अलग से करता हूं मैं। तो उष्ट्रासन जरूर किया करो, रोको। तो इससे क्या होता है कि मात्र थायराइड नहीं बल्कि पूरा सिस्टम आपका रेगुलेट, मैंने कहा ना कि ये पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो उष्ट्रासन में आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है ना पैर को बिल्कुल ऐसे कर लो, तो ये कर लिया करो। अच्छा, कैसे आप 4-5 मिनट कर सकते हो, इसकी सहजता से करने का मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, लेकिन आप लोग उसका प्रयोग नहीं करते हो ना। दर्द का एहसास ही नहीं होता है जब उस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो बताया है ना मैंने, इसलिए अब बताऊंगा नहीं। कई बार बता चुका हूं, कल भी बताया था। तो उष्ट्रासन, और उष्ट्रासन के ठीक उल्टा कर लो कूर्मासन, सरल कूर्मासन। तो ये कैसे होगा? ये दोनों कोहनी नाभि के बगल में, और ये सिर मुट्ठी छुएगा, ये ठुड्डी कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर।
सिर मुट्ठियों के ऊपर, समझ में आ रही है? तो ये जो है ना, फिर उसके बाद ये विशेष आसन इसके लिए, फिर इसके बाद जो है ना आपके एक आसन में बता रहा हूं जो हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए, थायराइड के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 प्राणायाम भी है और अभी गर्मी का मौसम है तो इसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। शीतली शीतकारी शीतकार प्राणायाम, तो दोनों पहला प्रयोग करेंगे शीतली का, जीभ को वी आकार का बना लीजिए, ट्यूब की तरफ मोड़ लीजिए और देखिए आंख मत बंद करिए, देख करके मेरे को करिए, जीभ करके, और फिर श्वास लेते हुए और यहाँ गले को सिकोड़ते हुए जैसे उजाई प्राणायाम करते हैं, ओम की ध्वनि के साथ सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और ओम की ध्वनि के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। इसमें देखेंगे आप फेफड़ा भी कितना साफ हो जाता है, हृदय को भरपूर ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये आप प्रयोग करेंगे ऐसे। करो, कर सकते हो तो। तो ये 3 से 5 बार करो। दूसरा प्रयोग, जीभ को पीछे ले जाओ और जीभ का जो एपेक्स है, जो उसका शीर्ष है, उस तालू से लगा दो और रूट है वो नीचे रहेगा और दोनों पर दबाव डालते हुए दूसरी क्रिया करेंगे। ये खड़े होकर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हाथ यहाँ रखो और जीभ को पीछे ले जाओ, तालू से लगाओ और नीचे ये करो और गले को सिकोड़ते हुए आवाज के साथ। तीसरी क्रिया, दोनों दांतों को भींच लो और जीभ से दांतों पर दबाव डालते हुए हाथ यहां रखो। ये फेफड़े के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत उपयोगी है, अस्थमा के लिए, इम्फेजमा के लिए, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए, थायराइड के लिए और स्नोरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के लिए सारे आसन बहुत अद्भुत हैं। तो ये करेंगे, यहां रखें हाथ, सांस लेते हुए पीछे जाना, सांस छोड़ते हुए आगे आना है और दोनों दांतों से मिला करके जीभ को उस पर दबाव डालेंगे।